सरगम के सितारे। फिल्म संगीत का सुरीला सफरनामा। सरगम के सितारे। दोस्तों, इस दौर के बेहद लोकप्रिय और सुरीले संगीतकारों में गिनती होती है युवा संगीत शिल्पी शांतनु मोइत्रा की। शांतनु मोइत्रा के संगीत में समय की एक विशिष्ट दस्तक है। इनके संगीत की वादियों में कहीं आलाप है लोक संगीत का, तो कहीं रंग है नए जमाने का। एक बेफिक्री, एक अल्लड़पन लिए ये गीत जब हवाओं में बिखरते हैं तो चमक के चनार बोल उठते हैं। झन से बोले चमक के जब चनार बोले, ख्वाब देखा है आंख का खुमार बोले, ख्वाब छलके तो आंख से टपक के बोले, झरना छलके तो पूरा आबशार बोले। सुनते हैं इनकी धुनों पर थिरकते कुछ गीतों की झलक। पूछे जो कोई मेरी निशानी, रंग ही ना लिखना, गोरे बदन पे उंगली से मेरा नाम अदा लिखना। कभी कभी आस पास चांद रहता है, कभी कभी आस पास शाम रहती है। वादी के मौसम भी एक दिन तो बदलेंगे। कभी कभी आस पास चांद रहता है, कभी कभी आस पास शाम रहती है। छलके पलकों के पीछे छलके तन्हा आंसू कोई, तेरी याद जब सताए वो छलके छलका जाए यूं ही। इस खत की जो है सियाही सुन मेरे आंसू से है बनी, मेरा दर्द भी तू ही है, जाना है दवा तू मेरी। एक मीठा मर्ज देने आना तुम यूं ही, एक दवा का कर्ज देने आना तुम यूं ही। सुनी सुनी रातों में खोए खोए ख्वाबों में आना आना यूं ही, एक मीठा मर्ज देने आना तुम यूं ही, एक दवा का कर्ज देने आना तुम यूं ही। भीनी भीनी महकी महकी हवाएं सुन लो क्या गाए, धीमे धीमे हौले हौले चलो ख्वाबों की ये राहें। संग तिहारे चलते जाए, मंजिल आए या ना आए, संग तिहारे चलते जाए, मंजिल आए या ना आए। गुनगुनाती है ये हवाएं, गुनगुनाता है गगन, गा रहा है ये सारा आलम। So
Zooby dooby zooby dooby pam para, zooby dooby param pam, zooby dooby नाचे क्यों पागल stupid man। और आइए अब मिलते हैं शांतनु मोइत्रा से। आपसे बातचीत की है पत्रकार और संगीतकार रविराज प्रणामी ने। आज इस बातचीत की पहली कड़ी। सरगम के सितारे की खूबसूरत यात्रा में मैं रविराज प्रणामी मुखातिब हूँ। श्रोताओं, बंगाल के क्या कहने, वो कंगाल है जो बंगाल नहीं है। क्या नहीं दिया बंगाल ने, और जो दिया है उनमें सबसे बढ़कर है वहाँ की संगीत विरासत। बंगाल के गायक गायिकाएं तो देश दुनिया में छाए ही हैं। बंगाल से उभरे संगीतकारों ने जिस तरह देश का संगीत खजाना समृद्ध किया है, सभी को उस पर नाज है। पंकज मलिक, केसी डे, तिमिर बरन, अनिल बिस्वास, हेमंत कुमार, सलिल चौधरी, बर्मंदा यानी सचिन देव बर्मन, उनके होनहार पुत्र आर.डी. बर्मन, श्यामल मित्रा, बप्पी लहरी से लेकर प्रीतम तक बंगाल से आए और संगीत की दुनिया में अपनी धाक जमाए हुए हैं। ऐसे ही एक और संगीतकार हैं जिनके माध्यम से बंगाल का जादू सिर चढ़कर बोलता है, और वो हैं शांतनु मोइत्रा, जो आज हमारे साथ हैं और सरगम के सितारे में अपने अनुभव उंडेलेंगे और अपनी सरगम की यात्रा को हमारे साथ शेयर करेंगे। शांतनु दा, आपका इस सरगम के सितारों में बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार, मैं ऑल इंडिया रेडियो का आभारी हूँ कि मुझे आमंत्रित किया गया है। मैं आपको एक बात बता दूं कि जो कंपोज़र होता है हमारे देश में, कोई स्कूल नहीं होता। संगीत गाना सीखने का स्कूल होता है, तबला सितार बजाने का स्कूल होता है, पर कंपोजिशन का कोई स्कूल नहीं होता। मेरे लिए कंपोजिशन का एक ही स्कूल था, उसका नाम था ऑल इंडिया रेडियो। क्योंकि सुबह से रात तक जो रेडियो में सुनता था मैं, वही मेरा किताब था, वही मेरी सीख थी। तो मैं बहुत आभारी हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत इमोशनल हूँ कि मैं उस जगह पे आया हूँ जहाँ पे मैंने सब अपना संगीत सुना है। जो भी कुछ कर रहा हूँ मैं वहीं से सीख के सुन के मैंने किया है। बहुत बढ़िया बात की आपने। और एक ज़माना था जब संगीत का मतलब ही ऑल इंडिया रेडियो हुआ करता था, और सारे सितारे और ये ऑल इंडिया रेडियो के इस स्टूडियो में सारे दिग्गज यहाँ पे आ चुके हैं, और ये ऑल इंडिया रेडियो के सौभाग्य की बात है। और चाहे वो लता जी हों, चाहे रफ़ी साहब हों। रफ़ी साहब के साथ बहुत कोशिश की गई थी, लेकिन रफ़ी साहब ने, जैसा कि मैंने पता किया है बतौर एक पत्रकार, कि रफ़ी साहब की स्टूडियो में आने की जो उनकी इच्छा थी वो किसी वजह से पूरी हो नहीं पाई थी। अच्छा। तो उनकी जो ऐसी बोलचाल की भाषा में जो रिकॉर्डिंग होती है वो हो नहीं सकी थी। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है, इतना बड़ा गायक। लेकिन ये हमारी धरोहर है। यहाँ जो कुछ होता है ये सब सहेज के रखा जाता है, और हम हमारी पुरानी परंपराओं से जुड़ पाते हैं यहाँ से। बिल्कुल। और सब जितने भी लोगों ने संगीत की दुनिया में किया है वो कभी ना कभी ऑल इंडिया रेडियो के स्टूडियोज में आए हैं, माथे टेकने आए। और आपको यहाँ पर पाके हमें बहुत अच्छा लग रहा है। शांतनु मोइत्रा की शख्सियत से ही बंगाली कल्चर का रस पकता है। सादा जीवन, उच्च विचार के फलसफे पर वे काबिज हैं, ये जानने के लिए हमें शांतनु मोइत्रा से पूछने की ज़रूरत नहीं है, उनकी शख्सियत ही बयां कर देती है। और आज हम उन्हें पाकर बड़े खुश हैं, और हम उनसे चाहेंगे कि वे किस तरीके से उनका संगीत करियर शुरू हुआ इसके बारे में पता करें, उनकी खासियत क्या रही है, किस तरीके के संगीत को वे पसंद करते हैं। हमने आज का ज़माना, शांतनुदा, इंटरनेट का ज़माना है, गूगल का ज़माना है, और हम सब काफ़ी कुछ आपके बारे में जानते हैं। जैसे कि आप सलिलदा से बहुत ज़्यादा प्रभावित रहे हैं। इनफैक्ट हमारे श्रोताओं को बताया जाए कि उनकी जो कॉलर ट्यून है और जिसको आप सुन के आपका दिल खुश हो जाता है, वो भी सलिलदा की एक कंपोजिशन है, और उसका बंगाली वर्जन जो है वो उन्होंने अपनी कॉलर ट्यून के रूप में यूज़ किया है। लेकिन मुझे पता है उनका सबसे प्रिय गाना क्या है, और वो गीत है सलिलदा का ही, जो आनंद फिल्म का गीत है। और उस गीत के साथ उनकी जो भावनाएं जुड़ी हुई हैं, क्यों ना हम उन्हीं से पूछें। मैं एक अजीब स्थिति में हूँ अपनी ज़िंदगी में, जहाँ की एक नया दौर है, एक इंटरनेट का ज़माना है, नए मशीन है, नए टेक्नोलॉजी है, पर मेरा दिल अभी भी वही संगीत पे जुड़ा हुआ है, जहाँ पे एक मेलोडी है, जहाँ पे कुछ अच्छी कविताएं हैं, कुछ अच्छे अरेंजमेंट्स हैं। हम एक ऐसे दौर में हैं, और श्रोताओं के लिए बताना चाहता हूँ कि जहाँ पे जब तक पैर नहीं थिरकते तब तक उसको संगीत नहीं माना जाता। क्योंकि मुझे लगता है कि वो जो पहले हम इंटरनलाइज करते थे, हम झूमते थे, अपने मन में झूमते थे, उसका दौर कहीं पे खो गया वो है। जब तक अब इंसान उसको फिजिकली उसको नहीं दिखाता है, तब तक उसको संगीत माना नहीं जाता है। मैं उस दौर की बात कर रहा हूँ जहाँ पे आप कोई
संगीत सुनते थे और आपको मन में अच्छा लगता था, दिल झूमता था। तो ये रिंगटोन का भी ज़माना है। और मैं एज ए कंपोज़र बताना चाहता हूँ कि कई बार मेरे पास ऐसे प्रस्ताव आए हैं कि ये जो आपने धुन बनाया है वो बहुत कमाल का है, पर ये क्या रिंगटोन में अच्छा चलेगा? तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अब हो चुकी है एज ए कंपोज़र कि ये रिंगटोन में कैसे लगेगा, उसका भी मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। मैं तो यही कहता हूँ कि अच्छा हुआ कि वो दिग्गज लोग थे, वो अभी नहीं है। कि सोचिए अगर एस डी बर्मन को रिंगटोन के लिए बनना पड़ता तो क्या बनते वो गाने। ये गाना जो है सलिल का, ये इसमें सब कुछ है जो आज के चलन के विपरीत है। हम कहते हैं कि कोई धुन ऐसी होनी चाहिए जो हमेबल हो। ये जो गाना है ना जिया लागे ना, इसमें ऐसा कुछ भी हमेबल नहीं है, क्योंकि इसको हम करने के लिए काबिलियत चाहिए। तो ये सही नहीं है, क्योंकि मैं उसको हम नहीं कर सकता, उसको गुनगुना नहीं सकता, वो संगीत अच्छा नहीं है। ये उसका एक बहुत बड़ा मिसाल है कि ये गाना बहुत मुश्किल है। मैंने बहुत बड़े बड़े लोगों को इस गाने में लड़खड़ाते हुए देखा है। फिर इसका जो मुखड़ा है, ये कम से कम 1 मिनट का मुखड़ा है, जो आजकल पॉसिबल ही नहीं है। जब तक आपका 20-30 सेकंड में मुखड़ा कंप्लीट नहीं हो जाता, आपका गाना बनता ही नहीं है। मार्केटिंग के लिए आपको इंटरनेट में डालना पड़ता है, उतना टाइम ही नहीं किसी के पास। सरस्वती का आवाज़, लता मंगेशकर, मैंने आपको समझना पड़ेगा उस समय का लाइव रिकॉर्डिंग है। ये कोई एक एक लाइन करके इसको रिकॉर्डिंग किया नहीं गया जो आजकल होता है। लग रहा है कि हर शब्द स्पष्ट और बिगिनिंग से आखिर तक कोई कह रहा है। सलिल का कॉम्पोजिशन तो क्या बताएं, मैंने मोड़ रहा है किसी और इधर की से दुनिया में ले उधर, जाता उधर से उधर, इधर से उधर। ये नहीं कर रहे हैं कि लोगों को पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा, मुझे पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा एज अ कंपोजर। उनका उसमें वो एक एरोगेंस है उस कॉम्पोजिशन में। प्लस ऑफ कोर्स पिक्चराइजेशन जहाँ पे हुआ है, जो माहौल है, जो कहानी है, सब कुछ मिला के लिए, इसीलिए मेरा ये गाना एक बहुत बड़ा एक उदाहरण है कि क्या करना चाहिए और उससे हम कितना दूर आ चुके हैं। इसीलिए गाना मेरे लिए बहुत स्पेशल है। वाकई। तो सबसे पहले तो यही गीत सुना जाए। बिल्कुल। और यहीं से शुरुआत की जाए। जिया लागे ना तेरे बिना मेरा कहीं जिया लागे ना, ना जिया लागे ना तेरे बिना मेरा कहीं जिया लागे ना, ना जिया लागे ना। तुझको पाया है जहाँ सांस फिर आई वही, जीना भूले थे कहाँ याद नहीं। तुझको पाया है जहाँ सांस फिर आई वही, जिंदगी तेरे सिवा है भाई नाना, जिया लागे ना तेरे बिना मेरा कहीं जिया लागे ना, ना जिया लागे ना। जिया लागे ना, ना जिया लागे ना, पिया तेरी बावरी से रहा जाए ना, ना जिया लागे ना, पिया तेरी बावरी से रहा जाए ना, ना से कहना जरा वो ठहर जाए वहीं, तुम अगर जाओ कभी जाओ कहीं, वक्त से कहना जरा
जिया लागे ना। आपने इतने खूबसूरत गीत के बारे में बताया और इसका एक बंगाली वर्जन भी है जो कि बहुत ही दिल को छूता है, मोनो लागेना। करेक्ट। और उसमें भी वही सारी बातें हैं। और एक प्रकार से इसका जो दर्पण रख दिया जाए कि हिंदी का किस तरीके से बंगाली रूपांतर होना चाहिए, उसका सबसे बड़ा उदाहरण है ये गाना। हाँ, मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। जनरली बंगाल और हिंदी गानों का एक बहुत पुराना रिश्ता है, और रिश्ता ये उस समय का है जब रिकॉर्डिंग कंपनी एक ही था, HMV था। तो होता ये था कि दुर्गा पूजा में एक संकलन निकलता था, उसका नाम था पूजो शंकर स्पेशल। बेसिकली पूजा स्पेशल गाने, सेपरेट एल्बम्स थे और बड़े बड़े लोग थे इसमें। अनिल बिस्वास, सलिल चौधरी, SD बर्मन पूरा साल काम करते थे पिक्चरों के लिए, पर वेट करते थे कि इसके लिए अब हम अपना कुछ करेंगे। हुआ ये था उस समय कि जो हिंदी में जो डायरेक्टर्स थे वो भी बंगाली थे, विमलदा हुए, ऋषिकेश मुखर्जी हुए। तो वो ये टेस्ट मार्केट बन जाता था कि बंगाल में कौन से जब बंगाली गाने निकलते थे तो ये कौन से गाने चल रहे हैं। तो जो गाने चलते थे उनको वो पिकअप करके उनका वो हिंदी रूपांतर कर देते थे। तो इसीलिए कई ऐसे गाने हैं, 100 के ज़्यादा, जो पहले बंगाली में बने और फिर बने हिंदी में। पहले तो ये बताइए कि जिस गीत ने आपके कदम मुंबई की तरफ बढ़ाए, यानी वही ना जिया लागे ना, और जिस गीत ने आपको संगीतकार बनने के लिए प्रेरित किया, यही गीत ना जिया लागे ना, और आप संगीतकार बने भी और बहुत खूब बने हैं और हमको सबको आपके ऊपर बहुत नाज है। पर क्या आपको लगता है कि जिस दौर में आज आप संगीतकार हैं, उस दौर में इस पर्टिकुलर गाने की जो बात की है, उस दौर के स्तर का संगीत जिया जा रहा है? देखिए, मैं कई लोगों से बात कर चुका हूँ। मेरे सबसे बड़े दोस्त जो उस ज़माने की बात एक झलक दिखा सकते हैं, उनका नाम है गुलजार साहब। उनसे मैं कई बार बात कर चुका हूँ और उन्होंने एक ही बात कहा है कि शांतनु, हर दौर में यही होता है। हर दौर में हमको लगता है कि ये क्या हो रहा है, ये प्रथा है आर्ट का। हमको लगता है कि अभी सबसे अजीबोगरीब समय है। देखिए, आज भी ऑल इंडिया रेडियो में ये गाने बजते हैं। आज भी रिकॉर्डिंग स्टोर में अब जब खरीदने जाते हैं, जो पुराने संगीत हैं वो सबसे ज़्यादा बिकते हैं। ये कौन सुनते हैं? ये आप और हम ही सुनते हैं। चमक कम है, इसका झलक कम है, पर सुनते ज़रूर हैं। अगर नहीं सुनते तो ये बचते ही नहीं। तो मुझे लगता है कि ये पॉजिटिव नज़रिया है मेरा देखने के लिए, और होना चाहिए, और अच्छे संगीत को प्रोत्साहन देना चाहिए और सुनना चाहिए। पर ये ऐसा नहीं है कि ये नहीं हो रहा, नहीं सुन रहे। और पूरे देश का जो संगीत है वो सिर्फ दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास नहीं रिप्रेजेंट करता। मैं ऐसे ऐसे जगह जा चुका हूँ इस देश में जहाँ पे सिर्फ ऑल इंडिया रेडियो ही बजता है, वहाँ पे और कोई साधन नहीं है, और वहाँ पे यही गाने बजते हैं, भूले बिसरे गीत, और वही सुनते हैं उन गाँव में बैठ के। तो ये इसीलिए ये गाने अभी भी चलते हैं। ये रात भीगी भीगी ये मस्त फिजाए, उठा धीरे धीरे वो चाँद प्यारा प्यारा। ये रात भीगी भीगी ये मस्त फिजाए, उठा धीरे धीरे वो चाँद प्यारा प्यारा। इठलाती हवा नीलम का गगन, कलियों पे ये बेहोशी की नमी। ऐसे में भी क्यों बेचैन है दिल, जीवन में न जाने क्या है कमी। प्यारा प्यारा। शांतनु, एक ज़माना था जब लोग रेडियो ट्रांजिस्टर हाथ में लेके घुमा करते थे और उनको नींद तब आती थी, रेडियो ही उनको सुलाया करता था, और विविध भारती के जो विभिन्न कार्यक्रम हुआ करते थे वो उनके जहन में इस तरीके से बैठे हुआ करते थे कि अब भूले बिसरे गीत होगा, अब छाया गीत होगा, और
गाने वही बजा करते थे जो सलिलदा के होते थे, मदन मोहन के होते थे, अनिल विश्वास के होते थे, नौशाद साहब के होते थे। एक्चुअली वो सब गाने जो हैं वो ट्रैंकुलाइजर का यूज़ करते थे और आपको एक दूसरी दुनिया में पहुंचाने का मादा रखते थे। आपने जो बात जो शुरुआत में जो कही वो बहुत सही कही कि पहले गाने जो है दिल को झुमाने वाले होते और दिमाग को सुकून पहुंचाने वाले होते थे, अब सिर्फ शरीर थिरकता है। देखिए, मेरा एक बहुत अलग नज़रिया है भारतीय फिल्म संगीत के ऊपर, और ये गाने क्यों लोग सुनते हैं, क्यों चलता है अभी भी। अगर आप लाइफ स्पैन देखेंगे तो उन गानों का बहुत ज़्यादा है, आज के गानों का बहुत कम है। उसका कारण ये है कि पहले तो इतने भाषाएं हैं, उसके बाद इतने जाति हैं, इतने प्रथा हैं, इतने भगवान हैं। कोई भी सरल सी बात जैसे मैं तुमसे प्यार करना चाहता हूँ, ये एक गढ़वाल में बैठे हुए एक लड़के के लिए प्रकट करना बहुत मुश्किल है। उसके लिए कैसे बताऊं कि मैं प्यार कर सकता हूं, या मैं प्यार करना चाहता हूं, या मैं उस लड़की से प्यार करता हूं। ये फिल्म संगीत ही ऐसा माध्यम है जो उसको वो कम्युनिकेशन देता है। इसीलिए फिल्म संगीत कमाल है। ये आप और मैं, हमारे लिए समझना बहुत मुश्किल है, पर अगर आप जाएंगे वहां पे आपको पता लगेगा कि वो ट्रांजिस्टर लेके इसीलिए घूमते हैं क्योंकि वो उसका संदेशा है। चुपचाप बोल देता है, वो बोल देता है जो बात वो नहीं कह सकता, वो संगीत कह देता है। इसीलिए, और इसीलिए वो गाने इतने अमर हैं, क्योंकि वो जो अंदर की जो बातें हैं, इसलिए उसका जो कविता है वो इतना कमाल है। चैन से हमको कभी आपने जीने ना दिया। अब ये कौन बोलेगा, किसके पास इतना मादा है कि ये ऐसी बात कह दे, पर ये फिल्म संगीत में जो है वो बोल देता है, और आपकी बात जब कह देता है आप उसके साथ जुड़ जाते हैं। इसीलिए आई थिंक ये जो गाने हैं, और अच्छे गाने हैं, सिर्फ उस बात की बात नहीं, अभी भी जो अच्छे गाने बनते हैं वो रहेंगे क्योंकि वो जुड़ता है किसी इंसान के साथ। चैन से हमको कभी आपने जीने ना दिया, जहर भी चाहा अगर पीना तो पीने ना दिया, चैन से हमको कभी। चांद के रथ में रात की दुल्हन जब जब आएगी, याद हमारी आपके दिल को तड़पा जाएगी। आपने जो है दिया वो तो किसी ने ना दिया, जहर भी चाहा अगर पीना तो पीने ना दिया, चैन से हमको कभी। इसी बात पर हम शांतनु दास से वो बात करेंगे जो उनकी कॉलर ट्यून में है। ये कॉलर ट्यून का जी मुझे पता नहीं था इसके बंगाली गाना है। मैंने इसके पहले हिंदी सुना था, ना जाने क्यों होता है ज़िंदगी के साथ। एक दिन मैं कलकत्ता में, वहाँ पे एक जगह है कॉलेज स्ट्रीट, किताबें में बिकती हैं, वहाँ पे गया था, तो एक दुकान में ये बंगाली गाना बज रहा था। मैंने कहा ये कहाँ सुना है मैंने, ये धुन कहाँ जानी पहचानी सी है। तो पता लगा कि ये इसी गाने का बंगाली रूपांतर जो कुछ नहीं तो 3-4 साल पहले बना था इस हिंदी गाने के पहले। तो बंगाली गाने के सिंगर थे सुबीर सेन। तो मुझे लगा कि ये, मैं एक तो सलिलदा का फ़ैन हुई, मुझे लगा कि और बंगाली होने के नाते मुंबई शहर में अभी भी ढूंढता हूँ अपने कुछ रूट्स, तो ये इसको रिंगटोन अगर बना दूँ तो 2 चीज़ें होंगी कि जो को फ़ोन करेगा वो फ़ोन करते उसको पता लगेगा कि ये बंगाली गाना है पर इसका हिंदी गाना कहीं जाना पहचाना है, तो एक कनेक्शन बनेगा। और दूसरा इसको ये भी पता लगेगा कि जिस इंसान को मैं फ़ोन कर रहा हूँ वो सलिल चौधरी का बहुत बड़ा फ़ैन है। यही गीत अब ये गाना सुना, ये बहुत फेवरेट गाना है मेरा ये। न जाने क्यों होता है जिंदगी के साथ, अचानक ये मन किसी के जाने के बाद करे फिर उसकी याद, छोटी छोटी सी बात, न जाने क्यों।
छोटी सी बात न जाने क्यों। वही है डगर, वही है सफर, है नहीं साथ मेरे मगर अब मेरा हम सफर इधर उधर ढूंढे नजर। वही है डगर, कहाँ गई शामें मत भरी, वो मेरे मेरे वो दिन गए किधर न जाने क्यों। होता है इन जिंदगी के साथ अचानक ये मन किसी के जाने के बाद करे फिर उसकी याद, छोटी छोटी सी बात न जाने क्यों। शांतनुदा कहते हैं संगीत जो है वो बस उतर आता है, जो कि आपने बताया कि म्यूजिक कंपोजर्स की कोई इंस्टीट्यूशन नहीं होता, उनकी कोई कहीं ट्रेनिंग नहीं होती है, बस आमद होती है, या तो होती है या नहीं होती है। आप चाह के भी संगीतकार नहीं बन सकते हैं, अगर आप में है वो आमद तो ही बन सकते हैं। कोई पिता चाहे कि नहीं मेरा बेटा भी संगीतकार बने, तो ये बहुत रेयर कॉम्बिनेशन होता है, जो कि बर्मन दा और आर डी बर्मन में हुआ, या रोशन और राजेश रोशन में हुआ। बहुत कम हर संगीतकार का बेटा संगीतकार हो ये जरूरी ही नहीं है। तो आपको कब, कैसे और कहाँ संगीत से लौ लगी? आपके पिताजी संगीत से बहुत गहरे जुड़े रहे हैं और बहुत बड़े वादक रहे हैं। मेरा बनारस के साथ एक बहुत रिश्ता है। पार्टीशन के बाद दो धार आई थी देश में, एक धार गई कलकत्ता, एक धार गई बनारस। जो संगीतकार थे मोस्टली वो बनारस गए। तो हमारे पिताजी जिन घर से हैं वो वहाँ पे सारे सरोदिये हैं, सरोद बजाते हैं। पर पार्टीशन के बाद बहुत गुर्बत देखी हम लोगों ने, और पहली बार उस परिवार में किसी ने पढ़ाई लिखाई करके नौकरी की, वो थे मेरे पिताजी। तो वो एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट बने, और उस गुर्बत के कारण उनका सिर्फ एक ही चाह था कि मैं सरोद को ना अपनाऊं। संगीत सीखूं, मैं संगीत देखूं, बट सरोद एक साधना है जो पूरा फुल टाइम डेडिकेशन की ज़रूरत है, और शायद इस देश में अभी उसको इकोनॉमिकली सपोर्ट करने के लिए स्थिति नहीं है। क्योंकि क्या होता है कि हम संगीत में हम जब बात करते हैं, हम एक्चुअली सिर्फ टॉप 10% की बात करते हैं। वो 90% जो वहाँ तक नहीं पहुँचे, उनका अगर हम घर देखेंगे तो कई घरों में चूल्हे नहीं जलते। तो बस पिताजी वैसे काफ़ी लिबरल थे, उनको ये कोई नहीं था कि आप इंडियन क्लासिकली सुने, पर मैंने बचपन से इंडियन क्लासिकल ही सुना है। घर में ठुमरिया हो, टप्पे हो, रागा हो, वो एक सबकॉन्शियस में मैं बचपन से वो सुनता आया। पर स्कूल में मैंने गिटार और पियानो सीखा। और संगीत एक कमाल का चीज़ है, वो काफ़ी जेनेटिक होता है कि आपके जीन्स में अगर ये बात है तो वो भर के आती है, अगर नहीं है तो नहीं आती। तो जो हर मिडिल क्लास बंगाली लड़का करता है, पढ़ाई लिखाई की, मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ा, फिर नौकरी किया है। संगीत कभी भी मेरा फोकस नहीं था। मैं ये बताना चाहता हूँ अपने श्रोताओं को कि मैं एक ऐसा उदाहरण हूँ जहाँ पे मैं नहीं चाहता था कि मैं फिल्म में संगीत करूं, मैं नहीं चाहता था कि मैं कंपोजर बनूं, जबकि घर में माहौल था संगीत का। हाँ, पर गाते भी रहे आप बचपन में? आपने कुछ घर में था, बातचीत था, मेरी मदर डांसर थी, आर्टिस्ट है, वो माहौल था घर में। हमारे परिवार में अंताक्षरी सब कुछ चलता है, बट ट्रेनिंग ऐसे हुआ था कि पढ़ाई करके नौकरी करनी है। संगीत एज अ प्रोफेशन पॉसिबल ही है वो था ही नहीं। और जनरली हमारे घर में हिंदी पिक्चरों का उतना चलन नहीं था। तो ये मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि आप बहुत लोगों के साथ मिलेंगे जो कहेंगे कि हमको बचपन से पता था कि हम संगीतकार बनेंगे, या हमको बचपन से पता था कि मैं गायक बनूंगा। मुझे बचपन से कुछ नहीं पता था। मुझे बचपन से ये भी नहीं पता था कि मैं एक दिन बम्बई में आकर पिक्चरों का काम करूंगा, क्योंकि वो मेरे फोकस में ही नहीं था। पर ये देखिए कि ये उदाहरण है कि ऊपर कोई है जो बिल्कुल खींच के मेरे को लेके आया यहाँ पे बम्बई शहर में, और ऐसे कुछ स्थिति पैदा की है मेरे सामने जो मैं इसको छोड़ ही नहीं सका, और फिर इसके साथ जूझ गया। मैं इसीलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि हमेशा हम एग्जाम्पल सुनते हैं कि अरे बहुत स्ट्रगल किया करके फिर एक ब्रेक मिला। मैंने कोई स्ट्रगल नहीं किया, क्योंकि मैं वो स्ट्रगल देखता ही नहीं हूँ। मैं पहाड़ चढ़ने का शौकीन हूँ,
इस बारे में आपसे बात तो करनी है। ये बहुत ही मल्टी फेसेटेड हैं और बहुत सारी चीज़ें उनके साथ जो जुड़ी हुई हैं, चित्रकारी के शौकीन हैं और ये जो ख़ास तौर से आपका ट्रैकिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ है और एक हिमालयन एक्सपीडिशन भी कर चुके हैं, वो बेस कैंप ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत ज़्यादा एडवेंचरस उनकी लाइफ रही है। इसके बारे में हम बात ज़रूर करेंगे। सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि जब आप बोल रहे हैं कि आपने बचपन में तय नहीं किया था कि आप संगीत से जुड़ेंगे, तो आप क्या बनना चाहते थे पहले? एक्चुअली मुझे नासा जाना था। नासा में आई वांट टू वर्क इन स्पेस रिसर्च। ये कैसे सुना था आपने नासा जाना है? और मैं बहुत बड़ा फ़ैन था नील आर्मस्ट्रॉन्ग का, क्योंकि मेरे लिए एक वो चंद्रमा में कोई इंसान पहली बार जा चुका है, वो एक अजीब अट्रैक्शन था। और बचपन से मेरे में एक एडवेंचर का एक कीड़ा है और वहाँ पे जाना जहाँ पे लोग साधारणतः नहीं जाते, उसका एक रुचि है। वो रुचि मैं संगीत में भी लेके आता हूँ। मैं वहाँ जाना चाहता हूँ संगीत के साथ जहाँ पे जनरली लोग नहीं जाते। वही मेरा एक फोकस है। और इसलिए सलीलदा आपके, क्योंकि वो वहाँ गए हैं जहाँ कोई नहीं जाता है। हाँ, उनके हर गानों में कुछ ऐसी ऐसी ऊंचाइयाँ रही हैं, ऐसे ऐसे एक अनछुए मोड़ रहे हैं जहाँ किसी ने ट्राई नहीं किया जाने का। उनका हर गाना एक अपने आप में मिसाल है। एक अखबार में उनका एक कमाल का एक लाइन किसी ने लिखा था सलीलदा के लिए, सलीलदा प्रेडिक्टेबली अनप्रेडिक्टेबल। तो ये वो क्या बताऊँ, मैं तो जो भी सीखता हूँ, जो भी सीखा है वो उनका संगीत सुन के ही मैंने सीखा है, एकलव्य जैसे। और कोई और खूबसूरत से गाने की बात हो जाए? मैं बड़ा इंटरेस्टिंग इंसिडेंट बताना चाहता हूँ। एक दिन मैं एक गाना सुन रहा था रेडियो में और मैं गुलजार साहब के घर जा रहा था। तो गाना था मेरी जान मुझे जाना कहो मेरी जान, गीता दत्त। मुझे बड़ा अच्छा लगा गाना और उसके शब्द कमाल लगे। तो मैं बड़ा एक्साइटेड हो गया गुलजार साहब के साथ। मैंने गुलजार साहब आज मैंने कमाल का गाना सुना है और देखिए इनके क्या लिखा है, जिसने भी लिखा है कि मेरी जान मुझे जाना कहो मेरी जान। तो वो पूरा सुने, वो बहुत अच्छी तरह से सुना। सुन के बोला कि ये जिन्होंने लिखा है उन्होंने कमाल लिखा है और वो आपके सामने ही बैठे हैं। तो अब मैं चाहता हूँ कि ये अगर गाना बजा सकते हैं, मेरा बहुत फेवरेट गाना है।
तो ये जो गाना है मेरी जान मुझे जान ना कहो मेरी जान, ये एक कमाल के कंपोज़र जो मैं उनको बहुत ही उच्च कोटि में रखता हूँ, कानू रॉय। इन्होंने वही एक और कमाल गाना किया था, कोई चुपके से आके। देखिए मैं ये बताना चाहता हूँ श्रोताओं को कि क्योंकि वो एक स्ट्रगलिंग कंपोज़र थे, उनको ज़्यादा पैसे नहीं दिए गए थे संगीत को एग्जीक्यूट करने के लिए। जैसे 5-6 इंस्ट्रूमेंट्स ही हो सकते हैं, इसमें कुछ कर दो। उनका जो एक मिनिमलिज्म था, वो मिनिमलिज्म था बिकॉज उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। 10 इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करने के उनके पास ऑप्शन नहीं था, उनके पास 5 ही दिए गए थे। उन 5 को उन्होंने कैसे बखूबी पिरोया उन कॉम्पोजिशंस में कि वो आज भी दिल को छू गई। किसी को ये नहीं पता क्योंकि वो सितार के साथ एक सरोद नहीं यूज़ कर सके थे क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है। तो ये जो आर्ट है, जो आर्टिस्ट है, वो शहंशाह इसीलिए है कि वो एक एकतारा से लेके पूरा दुनिया जीत सकता है, और जिसके पास पूरा ऑर्केस्ट्रा है अगर उसमें काबिलियत नहीं है वो तो कुछ नहीं कर सकता। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की है कि जब प्रोड्यूसर्स के पास पैसे नहीं होते थे तब उनके पास सिर्फ एक ही चीज़ होती थी, या तो आवाज़ें होती थी जो छा जाती थी, और शब्द होते थे जो कि खिल जाते थे, और इंस्ट्रूमेंट्स कमज़ोर पड़ जाते थे, पीछे चले जाते थे। किसी को ध्यान भी नहीं रहता था कि कितने इंस्ट्रूमेंट्स में गाना बना हुआ है। मेरे महबूब जिस फिल्म के, वो इतने सारे अंतरे हैं उस गीत में, और वो नौशाद साहब ने 4 इंस्ट्रूमेंट्स के साथ ही बना लिया था गाना। और इसी तरीके बहुत सारे गानों का इतिहास है अपना, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि जिसका दिल संगीत के साथ जुड़ा हुआ है वही ये सब चीज़ें निकाल सकता है। आज के संगीतकार को, जो कि आज के कॉमन संगीतकार, जो सो कॉल्ड संगीतकार जो होते हैं, उनको बोला जाए तो वो बिना इंस्ट्रूमेंट के काम ही नहीं कर पाएंगे। देखिए ये एक अलग डिबेट है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि काबिलियत नहीं है। कई बार ये भी होता है जो फिल्म डायरेक्टर है उसका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वो काम निकाले। आप अगर एक उदाहरण देता हूँ आपको मैं, आप अगर एक पिक्चर लें, कोई भी, लेट्स टेक अ पिक्चर लाइक मधुमती। वहाँ पे एक गाना है जुल्मी संग, जुल्मी संग आँख लड़ी, जुल्मी संग आँख लड़ी रे। ये जो कमाल का गाना है, इस गाने में एवरी लाइन का रेपिटेशन इज इन कोरस। इट्स अ न्यू स्टाइल, इट्स एक्चुअली रशियन स्टाइल ऑफ सिंगिंग, ठीक है। ये एक लाइन ऑल कोरस, तो हर बार कोरस ज्वाइन करता है। जुल्मी संग आँख लड़ी, जुल्मी संग आँख लड़ी रे, जुल्मी संग आँख लड़ी, जुल्मी संग आँख लड़ी रे। सखी मैं कासे कहूँ, सखी कासे कहूँ, जाने कैसे ये घाट पड़ी, जुल्मी संग आँख लड़ी रे, जुल्मी संग आँख लड़ी, जुल्मी संग आँख लड़ी रे। वो छुप छुप के बंसरी बजाए, वो छुप छुप के बंसरी बजाए रे, वो छुप छुप के बंसरी बजाए, सुनाए मोहे मस्ती में डूबा हुआ राग रे। मुझे तारों की छाँव में बुलाए, चुराए मेरी निंदिया में रह जाऊं जाग रे। लगे दिन छोटा रात बड़ी, जुल्मी संग आँख लड़ी रे, जुल्मी संग आँख लड़ी, जुल्मी संग आँख लड़ी रे। सखी मैं कासे कहूँ, सखी कासे कहूँ, जाने कैसी ये गाँठ पड़ी, जुल्मी संग आँख लड़ी रे, जुल्मी संग आँख लड़ी, जुल्मी संग आँख लड़ी रे। बातों बातों में रोग बढ़ा जाए, बातों बातों में रोग बढ़ा जाए रे, बातों बातों में रोग बढ़ा जाए, हमारा जिया तड़पे किसी के लिए शाम से। मेरा पागल बना तो कोई देखो, पुकारो मैं चंदा का साजन के नाम से। फिर मन पे जादू की छड़ी, जुल्मी संग आँख लड़ी रे,
ये अगर बिमल दा नहीं अलाउ करते तो वो गाना नहीं बनता। हर अच्छे गाने के लिए उस फिल्म के डायरेक्टर को भी सलाम करना चाहिए और हर बुरे गाने के लिए उस डायरेक्टर को भी बताना चाहिए कि आपने बुरा काम। ये सिर्फ म्यूजिक डायरेक्टर का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, क्योंकि बियॉन्ड अ पॉइंट वो तो फिल्म में काम कर रहा है, वो ये नहीं बोल सकता कि नहीं मैं ये करना चाहता हूँ। तो कहीं पे वो डायरेक्टर भी कम हो चुके हैं जिन्हें संगीत का समझ है और कैसे उनको यूज़ करना चाहिए एक फिल्म में, वो भी कम हो गया है। ये तो बहुत मार्के की बात कही है आपने, क्योंकि जहाँ अच्छा संगीत निकला है फिल्मों में, वहाँ जो निर्देशक है उसका संगीत का रुझान समझ में आता है। सबसे पहले तो उसी की तारीफ करनी चाहिए। राज कपूर साहब जब रहे हैं, उन्होंने क्या खूबसूरत सी फिल्में बनाई हैं और उनका संगीत हमेशा बोलता रहा है। और देखिए कनेक्शन, आनंद मैंने एक कमाल का ये है कि ये आदमी कैंसर से मरने वाला है और शॉट ये है कि बीच में जा रहा है, गुब्बारे उड़ रहे हैं और ता 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 ता, ये उमंग जिंदगी जीने की एक काउंटर किया उन्होंने ऑफ डेथ। ये एक डायरेक्टर का पर्सपेक्टिव है, तभी वो संगीत इतना कमाल है। क्योंकि ये आप जब विजुअल्स देखते हैं, जब स्टोरी देखते हैं, काउंटर में चल रही जिंदगी कैसी पहेलिया है, पूरा उड़ता जाता है। कोई रोने वाला गाना नहीं दिया उसमें, उन्होंने एक पॉजिटिव। ये सब एक डायरेक्टर ही कर सकता है। जब वो कम पड़ जाता है तब संगीत को सीधा इफेक्ट करता है। तो फिल्म डायरेक्टर्स का भी जो काम है, उनका भी संगीत को समझ के म्यूजिक करना, फिल्म करना बहुत ज़रूरत है। इसलिए मैं कहीं पे बहुत आभारी हूँ विधु विनोद चोपड़ा का कि उनके साथ जो मेरा जो रिश्ता हुआ, उन्होंने वो जगह दी उस संगीत को रखने की। आप कोई भी फिल्म लीजिए, राइट फ्रॉम परिणीता एज अ प्रोड्यूसर, मुन्ना भाई, 3 इडियट्स में हमेशा मेरे को अभी भी याद है पहला गाना 3 इडियट्स का, बहती हवा सा था वो उड़ती पतंग। तो ये तो आपके साथ ही जुड़ा हुआ लग रहा है मुझे क्योंकि बहती हवा से तो आप ही हैं। कभी आप हिमालय चले जाते हैं और कभी आप एक्सपीडिशंस पे निकल जाते हैं और बिल्कुल अलूफ जगह में घूमते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी से भी जुड़ा हुआ है। बिल्कुल मुझे लगता है। और सिर्फ मैं नहीं, आप अपने में देखिए, आप लोग जो भी काम करते हैं कहीं ना कहीं ये देखिए, मैं कनेक्शन की बात कर रहा था आपको। देखिए ये गाने में कनेक्शन है, हर आदमी को अपना कुछ ना कुछ पहलू दिखेगा इस गाने में। विधु विनोद चोपड़ा जी ने राजकुमार हिरानी के साथ ये कहा कि मेरे को ऐसा गाना दो एस.डी. बर्मन वापस आ जाए। इसीलिए मेरा जो पहला लाइन है, दे रे 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 ना रा 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 ना रा रा रे रा 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 ना रा 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 रा। अब देखिए ये जब मैंने धुन दिया तो इमीडिएटली हुआ कि इसमें शब्द बिठाते हैं। कुछ देर बाद विधु विनोद चोपड़ा ने कहा कि नहीं, इसमें शब्द नहीं डालेंगे, इसको ऐसे ही रखेंगे, क्योंकि एक पुकार है इस मेलोडी में, बहुत कुछ कह रही है, उसमें और कुछ कहने की जरूरत नहीं है, इसको ये रखते हैं। गाने का शुरुआत वहां से करते हैं, बहती हवा सा था वो। ये इनपुट इज अ डायरेक्टर प्रोड्यूसर इनपुट, इसीलिए ये काम बहुत ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि हमारा जो संगीत, अच्छा संगीत जो सफ़र करता है, वो इसलिए करता है क्योंकि जो डायरेक्टर्स जो संगीत को यूज़ कर सकते हैं या उनका भी संख्या बहुत कम हो चुकी है। बहती हवा सा था वो, उड़ती पतंग सा था वो, कहाँ गया उसे ढूंढो। बहती हवा सा था वो, उड़ती पतंग सा था वो, कहाँ गया उसे ढूंढो। हमको तो राहें थी चलाती, वो खुद अपनी राह बनाता, गिरता संभलता मस्ती में चलता था वो। हमको कल
की फिक्र सताती, वो पत आज का जश्न मनाता, हर लम्हे को खुल के जीता था वो। कहाँ से आया था वो, छू के हमारे दिल को, कहाँ गया उसे ढूंढो। श्रोताओं, आपने ये जो गीत है इसको सुन के अगर आपको एक जो बरमंदा की बात की वो गीत अगर याद ना आ रहा हो तो मैं याद दिला देता हूँ। ये दिल ना होता बेचारा, वो बड़ा खूबसूरत सा गाना था और कहीं ना कहीं इस गाने में उसकी ब्यूटी जुड़ी हुई है जो बहती हवा सा था। वो में भी एक अल्हड़ इंसान, एक बेफिक्र और जिम्मेदारियों से मुक्त इंसान जब बेसाख से घूमने निकल जाता है तो फिर इसी तरीके के भाव आते हैं। और एक इसमें खोज है, ऐसे इंसान को खोजने की जरूरत है। ये दो लेवल में चलता है, एक तो उस इंसान को खोजना, एक अपने आप को खोजना, तो दोनों में चल रहा है। ये दिल न होता बेचारा, कदम न होते आवारा, जो खूबसूरत कोई अपना हम सफर होता, हो ये दिल न होता बेचारा, कदम न होते आवारा, जो खूबसूरत कोई अपना हम सफर होता। सुना जब से ज़माने हैं बहार के, हम भी आए हैं राही बन के प्यार के। सुना जब से ज़माने हैं बहार के, हम भी आए हैं राही बन के प्यार के। कोई न कोई बुलाएगा, खड़े हैं हम भी राहों में। ये दिल न होता बेचारा, कदम न होते आवारा, जो खूबसूरत कोई अपना हम सफर होता। एक बात सामने जो आती है, आपने जो अभी बताया कि निर्देशक का होना बहुत ज़रूरी है संगीतमय, संगीत का अगर दिमाग है उसका तभी अच्छा संगीत निकल सकता है। और पुराने ज़माने की जो बातें जो जुड़ती हैं, जो अच्छे संगीत जो निकल आए हैं, वो सब निर्देशकों की वजह से ही निकले हैं कि यहाँ पे एक सिचुएशन बनती है और यहाँ ऐसा गीत है और उसके साथ उनका इंटरप्रिटेशन बहुत ज़्यादा होता है, तब जाके वो चीज़ें निकल के आ पाती थी। और साथ में हम एक बात करें, जो आपने गुलजार साहब का नाम लिया, कि शब्द जो हैं वो बहुत मायने रखते थे। पुराने ज़माने में शब्दकार बहुत अच्छे हुआ करते हैं, गीत लिखने वाले बहुत बड़े बड़े नाम रहे हैं, जो कि आपको लगता है दुर्भाग्य से आज कम है या नहीं है। या जैसे ही पिक्चरों में माहौल बनेगा उन चीज़ों को जगह देने की, वैसे लोग बढ़ जाएंगे। अभी भी कमाल कमाल के राइटर्स हैं, प्रसून जोशी हैं, स्वानंद तिरकरे हैं, जावेद साहब, गुलजार साहब तो हैं ही, इरशाद कामिल हैं, पर यूज़ करेंगे कहाँ पे? जहाँ पे भी कर सकते हैं, जब करते कमाल करते हैं। मैं जब सुनता हूँ प्रसून जोशी का माँ, कमाल लिखा है उन्होंने। मैं जब स्वानंद तिरकरे का बावरा मन सुनता हूँ तो मुझे कमाल लगता है। बट वही मैं कह रहा हूँ कि देखिए, कैसे उदाहरण दूँ कि घर में आपको मैंने बुलाया है दावत के लिए, अब आप क्या खाना चाहते हैं, आपका क्या रुचि है, अगर मैं थोड़ा सा उसका अगर मैं होमवर्क कर लूँ तो वो दावत कमाल हो सकती है, और अगर मैं वो होमवर्क ना करूँ तो दावत एक सिर्फ दावत ही हो सकती है। तो ये दोनों का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, खाने वाले का और खिलाने वाले का, और तभी संगीत या आर्ट पनपता है, नहीं तो वो मुरझा जाता है। आपने जब संगीत की जो यात्रा शुरू की और आपको जब सफलता मिलनी शुरू हुई, तो परिवार में जो आप दूर जा रहे थे कि मैं सरोद नहीं करूंगा, और आपके पिताजी ने भी बोला था कि संगीत से दूर रहिए, उनका फिर बाद में किस तरीके से? मेरा एक कोशिश रहता है कि मैं जो भी संगीत बना रहा हूँ मेरे पिताजी को कैसे लगेगा, वो अप्रूवल मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए शायद मैं वो
नहीं काम करता हूँ जहाँ पे मुझे लगता है कि वो नाखुश होंगे। मुझे पता है ये है कि परिणीता देखने के बाद मेरे पिताजी के आंखों में आंसू थे, क्योंकि उनको लगा कि जिस संगीत से उन्होंने मुझे दूर रखा था, वही संगीत ने वापस आके मुझे वो एक जगह दी और वो एक काम करने का मौका दिया। वो एक्चुअली मन में चाहते थे, पर कभी वो हौसला अफजाई नहीं आया उनको कि मैं वो संगीत करूं, क्योंकि उनको डर था कि ये मैंने जो गुर्बत देखी है मेरे बेटे को वो गुर्बत नहीं देखनी चाहिए। बट जब ये सक्सेस मिला तब कहीं पे ये दोनों धारें मिल गई, और वो किसी पिता के लिए भी बहुत बड़ा एक सेटिस्फैक्शन होता है कि अल्टीमेटली कुछ भी कर ले वो संगीत तो उनके रूह में है ही, और वो प्रथा है, परंपरा चली आ रही है। वो परंपरा उनके साथ ख़त्म नहीं हुई पर ये आगे गई है। वो बहुत बड़ा सेटिस्फैक्शन था मेरे पिताजी के लिए। शांतनुदा, मैं चाहूँगा कि यहाँ पर आप ऐसा कौन सा गीत आपको याद आ रहा है जो अपने पिताजी को समर्पित करना चाहें या उनके चरणों में रखना चाहें? सुहाना सफ़र ये मौसम हंसी, ये गाना उनका बहुत फेवरेट गाना है। यहाँ पे एक मैं बताना चाहता हूँ कि उन्होंने जो यूज़ किया सल चौधरी ने घुंघरू, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, हमें डर है हम खो ना जाए यहीं। कहीं पे ये मेरे पिताजी का ये एक था कि मैं ऐसे एक रास्ते में ना जाऊं फिल्म की दुनिया में उस समय कि ये लड़का खो ना जाए, ये दूर ना चला जाए हमसे। मुझे लगता है संगीत ने और पास कर दिया हम दोनों को, और पास लेके आया है, और इसलिए मैं ये गाना उनके लिए डेडिकेट करना चाहता हूँ। सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी। ये कौन हंसता है फूलों में छुप कर, बाहर बेचैन है किसकी धुन पर। ये कौन हंसता है फूलों में छुप कर, बाहर बेचैन है किसकी धुन पर। कहीं गुनगुन कहीं रुन झुन के जैसे नाचे जमीन, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी। वो आसमां झुक रहा है ज़मीं पर, वो आसमां झुक रहा है ज़मीं पर, ये मिलन हमने देखा यहीं पर। वो आसमां झुक रहा है ज़मीं पर, ये मिलन हमने देखा यहीं पर। मेरी दुनिया मेरे सपने मिलेंगे शायद यहीं, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी। सरगम के सितारे आप सुन रहे थे। युवा संगीत शिल्पी शांतनु मोइत्रा से रविराज प्रणामी की बातचीत पर आधारित कार्यक्रम की पहली कड़ी। तकनीकी सहयोग तेजश्री शेट्टी का था।
संयोजन और प्रस्तुति मनीषा जैन। पल 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 हर पल कैसे कटेगा पल हर पल हाँ, 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 ला 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 ला। सरगम के सितारे। फिल्मी संगीत का ये सफरनामा अगले हफ्ते भी होगा, जरूर सुनिएगा। सरगम के सितारे।